अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को और उसके पहले पार्ट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, आपने इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाना है। अब यानी आपको बस ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइज करने का मीनिंग क्या होता है, तभी आप क्वेश्चन नंबर 1 की तमाम एक्सप्रेशंस को जो उसके डिफरेंट पार्ट्स में आई हैं आप उनको फैक्टराइज कर पाएंगे। तो फैक्टराइज करने का मीनिंग होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाना। यानी आप किसी भी एक्सप्रेशन को अगर 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में लिख पाते हैं, आप तभी कह पाते हैं कि आपने उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया है। अब आप फैक्टराइज करने को एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से भी समझ सकते हैं। तो आपने ये मशहूर अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, आपको याद भी होगी कि a² माइनस b² जो होता है वो बेसिकली इक्वल होता है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। हम इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं, इस पूरी को हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। आप इसको जनरली फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि जब भी कोई दो टर्म्स a और b जिनके ऊपर इस तरह स्क्वायर लगाओ, बीच में माइनस का साइन आए, इस तरह की फॉर्म में लिखी हुई है, तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन 2 डिफरेंट एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट के अंदर। यानी आप देखें यहाँ पे सिर्फ एक एक्सप्रेशन थी a² माइनस b² और हम इसको इक्वल कर रहे हैं किसके, 2 डिफरेंट एक्सप्रेशंस के। यहाँ पे आप देखें पहली राउंड ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है और दूसरी राउंड ब्रैकेट के अंदर एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है a माइनस बी। तो बेसिकली ये 2 एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट ही कहलाया जाएगा कि आपने a² माइनस b² को 2 एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया है। तो यही फैक्टराइज करना कहलाया जाता है कि जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर पाएं। अब इसका मतलब यही होगा कि अगर आपके पास a² माइनस b² आए तो आप उसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं, और अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी आए तो आप उसको वापस a² माइनस b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेसिकली फैक्टराइज करने का जस्ट मीनिंग ये होता है किसी भी एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशंस की इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाना। जैसे आपने इधर a² माइनस b² जो गिवन एक्सप्रेशन थी, इसको आप इक्वल कर पाए हैं, एक्सप्रेस कर पाए हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 2 एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट फॉर्म में। और याद रहेगा जब आप a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस आंसर क्या मिलेगा, a² माइनस b²। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टराइज करना। तो अब हमने देखना है कि फैक्टराइज करने में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है जिसकी मदद से आप किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर पाते हैं। तो आपने याद रखना है जब भी आप किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने जा रहे हैं तो आपने हमेशा कॉमन टर्म्स देखनी होती हैं। यानी आपने देखना होता है कि आपकी एक्सप्रेशन में क्या चीज़ कॉमन है। अब कॉमन मुख्तलिफ चीज़ों में हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी डिफरेंट टर्म्स लिखी होंगी, उनमें हो सकता है डिफरेंट नंबर्स आ रहे हों लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, यानी कॉमन आपको देखना पड़ सकता है नंबर्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट टर्म्स मेंशन होगी और उसमें जाहिर बात है डिफरेंट वेरिएबल्स और लेटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और हो सकता है उनमें वेरिएबल्स या लेटर्स में से जो कि डिफरेंट टर्म्स में मौजूद होंगी कुछ कॉमन हो। तो इसलिए आपको कॉमन्स देखना पड़ सकता है वेरिएबल्स के अंदर, और कभी कभार हम वेरिएबल्स को लेटर्स भी कह लेते हैं जनरली। वो इसलिए कि वेरिएबल्स बेसिकली अलजेब्रा में x, y, z, w, t को कंसिडर किया जाता है, बाकी चीज़ों को हम जनरली लेटर बोल रहे होते हैं। लेकिन अभी आपने इस कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना, वेरिएबल्स और लेटर्स को आपने एक ही स्टेट में समझना है, एक ही तरीके से सोचना है। तो आपको बेसिकली जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई आएगी आप उसके नंबर्स देखेंगे, उन टर्म्स के अंदर जो नंबर्स आ रहे होंगे उनको देखेंगे, आप उन डिफरेंट टर्म्स के वेरिएबल्स या लेटर्स जो उनमें मौजूद होंगे उनको देखेंगे, और अगर उनमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा उसकी मदद से, कॉमन टर्म की मदद से आप अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर पाएंगे। यानी
टू और मोर देन टू एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब नंबर्स के केस में एक केस आप और ऐड कर लें, कभी कभार नंबर के केस में साइन भी कॉमन लेना पड़ता है और वो एक ही साइन है जो कि है माइनस साइन, क्योंकि आप माइनस को -1 भी कंसिडर कर सकते हैं या खाली आप माइनस साइन समझ लें, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। तो कभी कभार आपको टर्म्स के अंदर माइनस साइन भी कॉमन लेना पड़ता है, ये भी मैं इसीलिए ऐड कर रहा हूं ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। तो अब आपने करना क्या है, तो जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई आए आपने देखना है कि उसकी टर्म्स कितनी है, फिर आपने देखना है उस टर्म्स में नंबर्स कैसे आ रहे हैं, उन सारी टर्म्स के अंदर वेरिएबल्स और लेटर्स कौन से मौजूद हैं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि पहले नंबर्स में कुछ कॉमन तो नहीं बनता, फिर आपने देखना है वेरिएबल्स या लेटर्स में कुछ कॉमन तो नहीं बनता, फिर आपने ये भी देखना है कि क्या इन टर्म्स के पीछे सबके पीछे माइनस का साइन तो नहीं है, कहीं माइनस का साइन तो कॉमन नहीं बनता। इस चीज़ों की मदद से आप अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए को। तो पार्ट नंबर ए में जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है वो है 12x - 9। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। तो हमारी इस एक्सप्रेशन में सिर्फ 2 टर्म्स हैं, पहली टर्म है 12x और दूसरी टर्म है ये -9, सिर्फ 2 टर्म्स मेंशन्ड है आपको। तो आपने देखना है कि इन टर्म्स में जो नंबर्स आ रहे हैं आया कि उनमें कुछ कॉमन है या नहीं है। तो आप देखें जो पहली टर्म है उसमें 12 एज अ नंबर यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इसको x का कॉफिशेंट भी बोल सकते हैं। तो कोई भी नंबर या वेरिएबल के साथ इस तरह कोई नंबर लिखा हुआ है वो उसका कॉफिशेंट भी कहलाता है। यहाँ पे जस्ट समझने के लिए और आने वाले पार्ट्स में समझने के लिए मैं इनको नंबर्स बोला करूंगा। तो आपको पहली टर्म में एक ही नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है 12 और दूसरी टर्म तो है ही एक नंबर जो कि है 9। तो आपने ये देखना होता है कि क्या इन दोनों नंबर्स में जो 2 डिफरेंट टर्म्स में मेंशन्ड है कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो कॉमन का मतलब ये लिया जाता है नंबर्स के केस में कि आपने ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों नंबर्स को यानी 12 को और 9 को जो 2 डिफरेंट टर्म्स में मेंशन्ड है इनको डिवाइड करता है। तो अगर आपको ऐसा नंबर मिल जाए जो सबसे बड़ा भी हो और इन दोनों नंबर्स को जो 12 और 9 है डिवाइड करता हो, उसी को हम कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो 12 और 9 को डिवाइड करने वाला एक नंबर तो 3 है, तो 3 जो है वो 12 को भी डिवाइड करता है और 3 जो है 9 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जो 12 को भी डिवाइड करे और 9 को भी डिवाइड करे। तो इसका मतलब जो कॉमन नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है वो सिर्फ 3 है, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो अगर आपको एक ऐसा नंबर मिल जाए जो सबसे बड़ा भी हो और कॉमन हो, यानी जो आपकी टर्म्स में नंबर लिखे हुए हैं उन सबको डिवाइड करता हो, तो उसी को हम कॉमन बोलते हैं। तो 12 और 9 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा कॉमन नंबर 3 मौजूद है, तो आप 3 को ही एज अ कॉमन यहाँ पर लिखेंगे। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे 3, ये आपने कॉमन निकाल लिया नंबर्स के केस में। अब आप देखें वेरिएबल्स या लेटर्स का केस। तो आप देखें 12 के साथ जस्ट एक वेरिएबल मेंशन्ड है x और ये सेम x आपको 9 के साथ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आपके पास जो वेरिएबल है वो सब टर्म्स के साथ मौजूद हो तो तब हम उसको कॉमन लेते हैं, अदरवाइज हम उसको कॉमन कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है वो सिर्फ 12 के साथ मौजूद है, 9 के साथ नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि वेरिएबल के केस में यहाँ पर दोनों टर्म्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो हमने नंबर्स का केस भी चेक कर लिया और वेरिएबल्स या लेटर्स का केस भी चेक कर लिया। अब ये साइन वाला केस रह गया जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी तमाम टर्म्स के पीछे नेगेटिव साइन हो तो आप नेगेटिव को भी कॉमन लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जस्ट 9 के पीछे नेगेटिव का साइन है, 12x के पीछे कोई साइन नहीं यानी पॉजिटिव का साइन है। तो दोनों के साइन एक जैसे ना हुए, यानी हर टर्म के पीछे अगर नेगेटिव का साइन होगा सिर्फ तब भी हम नेगेटिव को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट 9 के पीछे है, 12x के पीछे तो नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि नेगेटिव भी यहाँ पर कॉमन नहीं है। हमने इसको भी चेक कर लिया, यानी इसमें जस्ट 3 कॉमन है। तो जब आपको अपनी एक्सप्रेशन में से जो कॉमन है वो बाहर मिल जाए, अब आप उसके आगे हमेशा इस तरह ब्रैकेट लगा देंगे, यानी इस पूरी एक्सप्रेशन में सिर्फ 3 कॉमन है, अब आप आगे इस तरह राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। अब आप अंदर कैसे लिखेंगे, टर्म बाय टर्म लिखेंगे। पहली टर्म क्या है 12x, तो 12x के अंदर 12 एक नंबर है, तो जो बाहर आपने नंबर कॉमन निकाला होगा आप उसका टेबल पढ़ा करेंगे और देखा करेंगे कितने टाइम्स ये वाला नंबर आता है जो पहली टर्म में मेंशन्ड है यानी 12। तो बाहर लिखा हुआ है नंबर 3, तो आप देखेंगे 3 के टेबल में कितने टाइम्स 12 आता है, तो 3 4 टाइम्स 12 होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे 4। ये इस तरीके से आप नंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया करेंगे कॉमन लेने के बाद। तो 12 जो होता है 3 4 टाइम्स 12 होता है, इसलिए यहाँ पर 4 लिख दिया गया। अब इस 12 के आगे x लिखा हुआ है, तो आपने याद रखना है कि अगर कोई चीज़ बाहर कॉमन के तौर पे ना लिखी हो तो उसको अंदर लाजमी मेंशन करना है। तो 12 के आगे जो x लिखा हुआ है वो बाहर कॉमन के तौर पे एग्जैक्टली मौजूद नहीं है। तो अगर कोई चीज़ बाहर मौजूद नहीं होगी कॉमन के तौर पे और अंदर टर्म के साथ वो ऊपर लिखी होगी तो अंदर लिखी जाएगी। तो x जो है बाहर कॉमन के तौर पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए 4 के आगे x लिखा जाएगा। ये हमने पहली टर्म को जो है आप कह लें रिप्रेजेंट कर लिया इधर 4x की फॉर्म में। आगे माइनस का साइन वैसे आएगा, 9 तो एक जस्ट नंबर ही है और नंबर का केस मैं आपको बता चुका हूं कैसे हैंडल करना है। जो बाहर नंबर होगा उसका टेबल पढ़ना है और देखना है कितने टाइम्स ये वाला नंबर यानी 9 आता है। तो 3 के टेबल में 3 टाइम्स 9 होता है, तो 9 की जगह पे जस्ट क्या आ जाएगा 3। इसके अलावा आगे कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो राउंड ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज। तो ये आपने इस एक्सप्रेशन में से कॉमन भी निकाल लिया और आप कह लें आपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज भी कर लिया, क्योंकि अब आप देख सकते हैं ये 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को 2
चीज़ों की प्रोडक्ट में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो वही उसकी फैक्टराइज फॉर्म कहलाती है, वही उसकी फैक्टराइजेशन कहलाती है। अब आपने ये देख लेना है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसके अंदर फर्दर कोई चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे 4x - 3 में फर्दर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब यही इसकी फाइनल फॉर्म कहलाएगी। और जब आप 3 को अंदर टर्म के साथ, हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका आंसर वापस भी मिलेगा। इस तरह भी आप अपनी चीज़ों को, अपने फैक्टराइज फॉर्म को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें एक्सप्रेशन मेंशन्ड है -25y -35। तो अगेन आपने देखना है कि इस एक्सप्रेशन की जो टर्म्स हैं उनके अंदर जाहिर बात है डिफरेंट नंबर्स आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। क्या इनमें कुछ कॉमन है कि नहीं है? इनके अंदर जो टर्म्स हैं इनमें जो वेरिएबल्स या लेटर्स मौजूद हैं क्या इनमें कुछ कॉमन है या नहीं है? और ये भी देखना है कि इनमें जो टर्म्स आ रही हैं अगर उनके पीछे नेगेटिव साइन है तो वो कॉमन होगा, उसको आप कॉमन निकालेंगे तो ये भी आप चेक करेंगे। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दो टर्म्स हैं, पहली टर्म है -25y और दूसरी टर्म है -35। तो इन दोनों टर्म्स के पीछे माइनस साइन मौजूद है, यानी माइनस साइन इनमें कॉमन है, दोनों के साथ मौजूद है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी तमाम टर्म्स के साथ पीछे माइनस का साइन आए तो आप -1 को या खाली माइनस को आप कह सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 25y के पीछे भी माइनस है, 35 के पीछे भी माइनस है, तो आप बाहर माइनस को एज अ कॉमन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हमने माइनस को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब नंबर्स की बात कर लें तो दो टर्म्स हैं, उसमें आपको एक नंबर 25 लिखा हुआ नजर आ रहा है और दूसरी टर्म में 35 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो नंबर के केस में कॉमन का मतलब होता है, आपने ढूंढना होता है कि सबसे बड़ा नंबर कोई मौजूद है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। तो आप देखिए 25 और 35 दोनों 5 पर डिवाइड होते हैं। 5 5 टाइम्स 25 होता है और 5 7 टाइम्स 35 होता है, यानी इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 5 मौजूद है। तो जो सबसे बड़ा नंबर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा होगा उसी को हम कॉमन बोलते हैं। तो 5 डिवाइड कर रहा है तो इसलिए आप बाहर लिख देंगे 5 भी इधर कॉमन है नंबर्स के केस में। तो आपने साइंस का केस देख लिया, नंबर्स का केस देख लिया। अब रह गया कि वेरिएबल्स या लेटर्स जो आपके यहाँ पे टर्म्स में आ रहे हैं, आपने उनको चेक करना है कि इनमें कुछ कॉमन है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको जस्ट इस पहली टर्म में ये वेरिएबल y लिखा हुआ नजर आ रहा है, दूसरी टर्म में तो कोई y जैसी चीज है ही नहीं, यानी कोई y वेरिएबल मौजूद ही नहीं है। यानी वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब जो चीज़ें कॉमन है वो यही है, माइनस और 5। तो जब आप कॉमन निकाल लें, आप अब आगे क्या लगा लेंगे, राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप नेगेटिव साइन को कॉमन निकालेंगे, या यूं भी कह सकते हैं किसी नेगेटिव टर्म को कॉमन निकालेंगे, हमेशा अंदर साइन चेंज होंगे। साइन किस तरह चेंज होंगे, जो माइनस होगा उसको प्लस बना देंगे, जो प्लस होगा उसको माइनस बना देंगे। ये आपने याद रखना है कि जब भी कोई नेगेटिव कॉमन लें या कोई नेगेटिव टर्म कॉमन लें, हमेशा अंदर साइन चेंज कर देते हैं। तो ये जो पहला वाला माइनस है ना, पहली वाली टर्म का, ये तो प्लस हो जाएगा इस बाहर वाले माइनस की वजह से, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, प्लस, वही लिखना होता है। अब नंबर का मैंने आपको बताया कि जो भी आप नंबर लिखा होगा आप इसको बेसिकली इस बाहर वाले नंबर पर डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 25 लिखा हुआ है तो 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 5 के टेबल में 25 कहाँ पे आता है, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स 25 होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5। तो ये जो वेरिएबल y है ये बाहर कॉमन नहीं आया, जो चीज़ बाहर कॉमन नहीं आती वो उस टर्म की वैसे ही नोट डाउन कर ली जाती है, यानी y वैसे ही नोट डाउन कर लिया जाएगा। ये पॉजिटिव 5y है, यहाँ पे पीछे प्लस लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो बेहतर है। अब आगे चलें, आगे जस्ट एक टर्म जिसके अंदर जस्ट नंबर है 35 और उसके पीछे नेगेटिव साइन है, क्योंकि आपने बाहर नेगेटिव कॉमन लिया हुआ है, सो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे, या यूं भी कह सकते हैं आप इसका साइन बदल देंगे, जो मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ कि टर्म्स के साइन चेंज होते हैं जब भी बाहर नेगेटिव या कोई नेगेटिव टर्म कॉमन ली जाती है। तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस। ये नंबर है तो नंबर के केस में जो चीज़ आपने बाहर कॉमन ली होती है नंबर में, वही आप देखते हैं, उसका टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं कितने टाइम्स ये वाला नंबर आता है। तो 5 7 टाइम्स 35 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7। तो ये आपने अपनी इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर ली, इसको फैक्टराइज कर लिया, दो चीज़ों के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास बी पार्ट का आंसर। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें एक्सप्रेशन गिवन है 27b माइनस 36by। तो अगेन आपने देखना है कि यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो आपने देखना है इन टर्म्स के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं उनमें कुछ कॉमन है कि नहीं है। इन टर्म्स में जो आपके पास साइंस हैं उनमें कहीं माइनस तो नहीं लगा हुआ दोनों टर्म्स के पीछे। आपने ये भी देखना है इन टर्म्स में जो वेरिएबल्स या लेटर्स इन्वॉल्व हैं उनमें कुछ कॉमन है या नहीं है। तो पहले हम नंबर्स से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें जो पहली टर्म है उसमें 27 लिखा हुआ है और जो दूसरी टर्म है उसमें आपको 36 एज अ नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप एज अ कॉफिशिएंट भी इनको बोल सकते हैं। तो 27 और 36 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है,
उसी को हम कॉमन निकालना कहते हैं, उसी को हम कॉमन बोलते हैं नंबर्स के केस में। तो 27 और 36 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप देखें 27 और 36 3 पर भी डिवाइड होता है और 27 और 36 9 पर भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो सबसे बड़ा नंबर हुआ 9। तो नंबर के केस में सबसे बड़ा नंबर ही ढूंढेंगे जो आपके टर्म्स के अंदर जो नंबर्स मौजूद होंगे उनको डिवाइड करने वाला होगा, और अगर वो मिल जाए उसी को आप कॉमन के तौर पे लिखेंगे। तो 27 और 36 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 9 मौजूद है, तो इसलिए आप यहाँ पर 9 कॉमन लिखेंगे। तो ये आपने नंबर्स के अंदर कॉमन निकाल लिया। अब आप देखें साइन का कोई इशू यहाँ पर नहीं है, दोनों टर्म्स के पीछे आप देख सकते हैं डिफरेंट साइन है। 36by के पीछे माइनस है, 27b के पीछे कोई साइन नहीं है यानी प्लस है, तो एक जैसे साइन नहीं है। दोनों के पीछे माइनस होता तो हम माइनस को कॉमन निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो साइन के केस में तो कोई कॉमन नहीं है। तो ये दोनों चीजें हमने चेक कर ली। अब रह गया वेरिएबल्स और लेटर्स का केस कि देखें क्या कोई वेरिएबल्स या लेटर्स में से कॉमन है यहाँ पर टर्म्स के अंदर या नहीं। तो पहली टर्म में जस्ट b लिखा हुआ है और दूसरी टर्म में भी सेम b लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब जैसा b पहली टर्म में है वैसा ही सेम b विद सेम पार्ट दूसरी टर्म में भी है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास सेम लेटर आपको विद सेम पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा हो दोनों टर्म्स के अंदर अलग अलग, तो आपने उसको भी कॉमन निकालना होता है। तो यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, तो आप यहां पर b को भी बाहर कॉमन के तौर पे लिख लेंगे। इसके अलावा आप देखें दूसरी टर्म में y भी मेंशन्ड है, लेकिन वो पहले में मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि y इन दोनों टर्म्स में कॉमन है। तो इसका मतलब बस यही कॉमन था जिसको हमने लिखा है 9b। तो जब आप कॉमन निकाल लें आगे राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। तो नंबर्स का केस कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे 27 है, बाहर आपने 9 कॉमन लिया हुआ है, तो आप 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 9 कितने टाइम्स 27 होता है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 9 3 टाइम्स 27 होता है, तो 27 की जगह पे क्या आ जाएगा 3। और मैं आपको बता चुका हूं जो चीज बाहर कॉमन ना आई हो उसको अंदर लिखते हैं, और जो चीज एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर मौजूद हो उसको अंदर नहीं लिखा जाता। तो 27 के साथ b मौजूद है जो कि सेम टू सेम विद सेम पार बाहर लिखा जा चुका है, तो अंदर अब आप b को नहीं लिखेंगे, यानी 27b की जगह पे जस्ट 3 ही लिखा जाएगा। आगे माइनस का साइन एज इट इज आएगा। अब यहाँ पर 36by है, पहले नंबर को देख लेते हैं। तो बाहर 9 लिखा हुआ है, तो आपने देखना है कि 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है। तो 9 4 टाइम्स 36 होता है, तो 36 की जगह पे तो क्या आ जाएगा 4। अब आगे देखें यहाँ पे b लिखा हुआ है और बाहर भी b कॉमन है, तो जो चीज एग्जैक्टली बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद होगी उसको अंदर नहीं लिखना। तो ये b विद सेम पार बाहर मौजूद है कॉमन के तौर पे, तो b को तो नहीं लिखेंगे। तो क्या बच गया y बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद नहीं है, जो चीज बाहर कॉमन ना आई हो उसको अंदर लिखना होता है। तो सो y को आप एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आपने चेक भी कर लेना है कि इसमें मजीद किसी भी किस्म का कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, ये आपने लाजमी इंश्योर कर लेना। तो 3 - 4y में अब और कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यही इसकी फाइनल फैक्टराइज फॉर्म कहलाएगी। तो आपने अपने गिवन एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट में लिख लिया, एक्सप्रेस कर लिया, तो ये इसका आंसर हो गया, आपने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मेंशन्ड है वो है 8ax + 12a - 4az। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट टर्म्स मेंशन्ड है, पहली टर्म 8ax, दूसरी टर्म 12a और तीसरी टर्म -4az। तो आपने भी यहाँ पर यही देखना है कि इन तीनों टर्म्स में जो नंबर्स आ रहे हैं पहले उनको चेक करेंगे कि उनमें कुछ कॉमन है या नहीं है। हम इन तीनों टर्म्स के साइन चेक करेंगे कि आया कि इन तीनों टर्म्स के पीछे माइनस साइन है कि नहीं है, और इन तीनों टर्म्स में जो वेरिएबल्स या आप कह लें लेटर्स मौजूद हैं उनको भी चेक करेंगे कि आया कि इनमें कुछ कॉमन है या नहीं है। जो कॉमन आएंगे उनको बाहर लिख देंगे, जो बच जाएगा उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और इसी तरीके से इनको फैक्टराइज कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर से। तो आप देखिए तीन डिफरेंट टर्म्स हैं, उसमें तीन डिफरेंट नंबर्स आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, 8b, 12b और 4b। तो आपने चाहे टर्म्स कितनी आ जाएं, आपने हमेशा यही देखना होता है नंबर्स के केस में कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो उन टर्म्स के अंदर आने वाले हर नंबर को डिवाइड करता है। जैसे आप देखें पहली टर्म में 8 आ रहा है, दूसरी में 12 आ रहा है और तीसरी में 4 आ रहा है। तो आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो सबसे बड़ा हो और इन तीनों नंबर को, जो कि तीन डिफरेंट टर्म्स में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, डिवाइड करता हो। अब 8, 12 और 4 तीनों के तीनों 2 पर डिवाइड होते हैं। इसके अलावा 8, 12 और 4 तीनों के तीनों 4 पर भी डिवाइड होते हैं। तो बेसिकली सबसे बड़ा नंबर 4 है जो 8 को भी, 12 को भी और 4 को भी डिवाइड करता है। तो जो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर डिवाइड करने वाला होगा उसी को हम कॉमन लिखते हैं। तो 4, 8 और 12 और 4 को डिवाइड करने वाला है, तो इसलिए बाहर आप क्या लिख लेंगे 4। यानी नंबर्स के केस में तो आपने कॉमन निकाल लिया। अब आप देख लें कि क्या इन तीनों टर्म्स के पीछे नेगेटिव साइन मौजूद है कि नहीं है। तो 8x के पीछे प्लस का है, 12a के पीछे भी प्लस का है, 4az के पीछे नेगेटिव का है, यानी एक जैसे साइन नहीं है, यानी सबके पीछे नेगेटिव नहीं है। सो नेगेटिव कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये भी चेक कर लिया। अब वेरिएबल्स या लेटर्स का केस देख लें कि आया कि इनमें जो वेरिएबल्स या लेटर्स मौजूद हैं वो कॉमन है या नहीं है। तो आप देखें पहली टर्म में a लिखा हुआ है, दूसरी टर्म में भी a है, तीसरी टर्म में भी a है। अगर आपकी हर एक टर्म में सेम लेटर या सेम वेरिएबल विद सेम पावर मौजूद हो तो उसको एग्जैक्टली वैसे ही कॉमन निकाल लिया जाता है। तो तीनों में आप देखें a लिखा हुआ है, तो आप a को कॉमन निकाल लेंगे। याद रखिएगा ये तीनों में मौजूद होना चाहिए, अगर किसी एक में ना होता हम इसको कॉमन ना निकालते। कॉमन का मतलब ही ये होता है कि वो तमाम टर्म्स में हो।
आगे आप देखें x लिखा हुआ है पहली टर्म में, तो ना तो दूसरी टर्म में x है ना ही तीसरी में, तो इसका मतलब x कॉमन नहीं आ सकता। x को तभी हम कॉमन ले सकते थे अगर वो तीनों टर्म्स में मौजूद होता। तो आपने वेरिएबल्स और लेटर्स का केस भी चेक कर लिया। अब और कोई चीज़ बची नहीं, तो अब आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। अब नंबर से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, नंबर्स के केस में आपको मैंने बताया किस तरह चीज़ें लिखनी है। आपने देखना बाहर नंबर क्या लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है 4। अब आपने 4 का टेबल पढ़ना है कि 4 कितने टाइम्स 8 होता है। 4 2 टाइम्स 8 होता है, तो 8 की जगह पे आ जाएगा 2। आगे आप देखें a लिखा हुआ है, मैं आपको बता चुका हूं जो चीज एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर मौजूद होगी कॉमन के तौर पे उसको अंदर नहीं लिखना। इधर a रेज़ टू पावर 1 है यानी सिंपल a है, बाहर भी a ही सिंपल a ही मौजूद है, तो अंदर a को नहीं लिखना। अब आगे आप चलें तो आगे x लिखा हुआ है पहली टर्म के अंदर, तो बाहर x मौजूद नहीं है, x को हमने कॉमन नहीं निकाला हुआ, तो जो चीज़ कॉमन के तौर पे बाहर मौजूद नहीं होगी उसको अंदर लिखना होगा, तो आप यहाँ पर x को लिख देंगे इस तरीके से। आगे प्लस का साइन आएगा वैसे का वैसे। अब अगेन 12 आ गया, 12 एक नंबर है, इसको उसी तरह डील करेंगे जिस तरह 8 को डील किया कि 4 का टेबल पढ़ेंगे और जो बाहर लिखा होता है नंबर उसका टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स ये वाला नंबर यानी 12 आता है, तो 4 3 टाइम्स 12 आता है, तो 12 की जगह पे आ जाएगा 3। और इसके आगे जो a लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर मौजूद है कॉमन के तौर पे, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे लिखेंगे नेगेटिव 4 है, 4 एक नंबर है, बाहर भी आपको पता है 4 ही हमने कॉमन निकाला हुआ है, तो 4 के टेबल में हम पढ़ेंगे कि 4 कितने टाइम्स आता है, 4 1 टाइम्स 4 होता है। तो आप यहाँ पर 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, तो मैं भी 1 यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहा। उसके आगे आप देखें a लिखा हुआ है, a बाहर कॉमन है, जो चीज़ पहली बाहर कॉमन मौजूद हो उसको अंदर नहीं लिखना होता। इसके आगे बचता है z, तो z जस्ट इसी टर्म में था और किसी टर्म में था ही नहीं, इसलिए हमने इसको डिस्कस भी नहीं किया क्योंकि ये कॉमन नहीं था, सब टर्म में नहीं था। तो z बाहर कॉमन के तौर पे नहीं लिखा हुआ, तो जो चीज़ बाहर कॉमन के तौर पे नहीं लिखी होती उसको नोट डाउन करना होता है, तो z आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। और यहाँ पे और टर्म्स नहीं है तो ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। इसका मतलब आपने इस पार्ट नंबर डी में जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसको भी फैक्टराइज कर लिया, और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखी होगी इसको देख लेना है, अगर इसमें कोई और चीज़ फर्दर कॉमन हुई तो निकाल लेनी है, ये लाजमी आपने चेक कर लेना है। हमारे केस में और कोई चीज़ कॉमन नहीं है फर्दर, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो आपने अपने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है, दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर लिया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें जो एक्सप्रेशन मेंशन्ड है 4m - 6my - 18mz, तो बेसिकली 3 आपको टर्म्स मेंशन्ड है इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो आपने ये देखना है कि इन टर्म्स में जो नंबर्स आ रहे हैं उनमें कुछ कॉमन है या नहीं है, इन टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल्स या लेटर्स आ रहे हैं उनमें कुछ कॉमन है या नहीं है, और आया कि इन तमाम टर्म्स के पीछे माइनस साइन मौजूद है कि नहीं है। अगर हुआ तो उसको कॉमन निकाल लेंगे, नहीं हुआ तो उसको कॉमन नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स का केस चेक कर लेते हैं। तो तीनों टर्म के अंदर आपको 3 डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, 4, 6 और 18। तो आपने देखना होता है नंबर के केस में कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है, वो सबसे बड़ा होना चाहिए, और इन तीनों नंबर्स को जो कि 3 डिफरेंट टर्म्स में मौजूद है इनको डिवाइड करना चाहिए कंप्लीटली। तो आप देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है 2, जो कि 4 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी डिवाइड करता है और 18 को। 2 से बड़ा और कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। तो जो नंबर सबसे बड़ा मिलेगा जो आपके गिवन नंबर्स को डिवाइड कर रहा होगा उसी को हम कॉमन के तौर पे लिखेंगे, तो वो है 2, तो आप बाहर लिख लेंगे 2। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल्स या लेटर्स का केस। तो पहली टर्म में m लिखा हुआ है, दूसरी में भी सेम m लिखा हुआ है, तीसरी टर्म में भी सेम m लिखा हुआ है। तो जब भी आपकी तमाम टर्म्स में सेम वेरिएबल या सेम लेटर मौजूद हो विद सेम पावर, उसको भी हम कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो तीनों में m मौजूद है तो m भी यहाँ पे कॉमन के तौर पे लिखा जाएगा। आगे आप देखिए दूसरी टर्म में y है, जबकि पहली और तीसरी में y नहीं है, तो इसको तो कॉमन नहीं लिख सकते, सब में होना चाहिए था। इसी तरीके से आखिरी टर्म में आप देखें z है और पहली और दूसरी टर्म में z नहीं है, तो इसको भी हम कॉमन के तौर पर नहीं लिख सकते, ये सब टर्म में होना होता तो तब हम लिख सकते हैं। इसके अलावा आखिरी और जो बीच वाली टर्म है इनके पीछे माइनस का साइन है, पहले के पीछे माइनस का साइन नहीं है, तो माइनस साइन कॉमन भी नहीं ले सकते। इसका मतलब जस्ट इसमें 2m ही कॉमन था, वही आपने लिख लिया। तो जब आप अपने कॉमन को लिख लें, अब आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे पहली टर्म से लिखना। तो पहली टर्म थी 4m, तो नंबर्स को कैसे लिखेंगे, बाहर लिखे हुए नंबर का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 2 कितने टाइम्स ये वाला नंबर यानी 4 देता है। तो 2 टाइम्स 4 आता है, तो 4 की जगह पे क्या लिखा जाएगा 2। अब इस 4 के आगे m लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया कि जो चीज़ एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर मौजूद हो विद सेम पावर, कॉमन के तौर पे उसको अंदर नहीं लिखा जाता। तो बाहर m पहले से मौजूद है सेम, तो इसलिए इस वाले m को नहीं लिखा जाएगा जो 4 के साथ है, जस्ट 2 ही लिखा जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, माइनस का साइन। अब यहाँ पे 6my, तो नंबर है 6, तो बाहर आपने कॉमन लिया हुआ है 2, तो आप देखेंगे 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। उसके आगे m लिखा हुआ है, जो चीज़ एग्जैक्टली बाहर मौजूद होगी उसको कॉमन के तौर पे आपने बाहर लिखा होगा उसको अंदर दोबारा नहीं लिखना। यहाँ पे 6my में जो m है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर मौजूद है, तो इस m को आप नहीं लिखेंगे। इसके आगे आप देखें y मौजूद है, y बाहर कॉमन नहीं है, जो चीज़ बाहर कॉमन के तौर पे नहीं
लिखी होगी उसको अंदर लिखेंगे, तो ये y अंदर 3 के साथ आ जाएगा, यानी दूसरी टर्म हो गई -3y। इसी तरह माइनस का साइन यहाँ पे है 18mg, तो 18 है नंबर, बाहर 2 कॉमन निकाला हुआ है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 कितने टाइम्स 18 होता है, 2 9 टाइम्स 18 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। आगे m लिखा हुआ है, m तो बाहर पहली कॉमन है, जो चीज़ बाहर एग्जैक्टली कॉमन है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो m नहीं लिखेंगे। इसके आगे z लिखा हुआ है, z बाहर कॉमन के तौर पर मौजूद नहीं है, जो चीज़ बाहर कॉमन के तौर पर मौजूद ना हो उसको हम लिखते हैं, तो 9 के आगे क्या आ जाएगा z, और टर्म्स खत्म हो गए हैं तो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दें। तो ये आपने अपनी इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, और देख लेना है कि जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसमें फर्दर और कोई चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो फर्दर दोबारा से कॉमन वाला प्रोसेस करेंगे इसी तरीके से, और जब तक फाइनल फॉर्म ऐसी ना आ जाए कि जिसमें कोई भी चीज़ फर्दर कॉमन ना आ रही हो तब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे। तो अभी जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है ब्रैकेट्स के अंदर इसमें और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो यही फाइनल फॉर्म कहलाएगी। तो हमने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को जो पार्ट नंबर ई में गिवन थी फैक्टराइज कर लिया, दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में इसको एक्सप्रेस कर लिया, यानी फैक्टराइज कर लिया। तो यहाँ पर ये तमाम पार्ट्स फिनिश हुए, उम्मीद है आपको तमाम पार्ट समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।